हेलो बच्चों, दिस इज कृष्णा वशिष्ठ। आप मुझे सुन रहे हैं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टैट्स गुरु। और यहाँ पर मैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी की क्वालिटेटिव वीडियोस बना के देता हूँ, जिससे कि आपका काम आसान हो। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम के अंदर जहाँ पे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे आप उनको अटेम्प्ट कर सको। दोस्तों, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना रखे हैं, आप देख सकते हैं टैट्स गुरु चैनल पर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो कि पैडागोजी से रिलेटेड हैं, जो कि ऑलरेडी सीटेट लेवल 2 में आ चुके हैं, क्वेश्चन पेपर का ही पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं इससे कि आपकी तैयारी भी आप जज कर सकते हैं एंड में कि भाई आप कितने प्रिपेयर हैं, कितना जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर है, आप देख सकते हैं साथ साथ में। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 15 क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन है, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर करवाने वाला हूं। तो स्टार्ट में आप देखते रहिए और अपना स्कोर एंड में कमेंट करके मुझे बताइएगा। काफी दिनों से वीडियो नहीं आ रहा था, मैं थोड़ा बिजी था अपने काम में, लेकिन अब जो है मैं कोशिश करूंगा टाइम टू टाइम मैं वीडियो बना के और अपलोड करूं टैट्स गुरु चैनल पर। देखते दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप देख रहे हैं, ए टीचर कैन एड्रेस डाइवर्सिटी इन हर क्लास बाय। अब एक टीचर है, वो डाइवर्सिटी को एड्रेस कर सकता है, उसको लुक आफ्टर कर सकता है अपनी क्लास में। तो इनमें से ऑप्शन आपको चूज करना है और बताना है कि कौन सा ऑप्शन है। एक्सेप्टिंग एंड वैल्यूइंग डिफरेंसेस, जो डिफरेंस क्रिएट हो रखे हैं क्लास में, जनरली जो सभी की क्लास में होते हैं, उन वैल्यूज को एक्सेप्ट करना। काफी सारे टीचर्स होते हैं जो वैल्यूज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं, डिफरेंसेस को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। यूजिंग सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड of children as pedagogic resources, accommodating different learning styles, giving standard instruction and setting uniform benchmark for performance। तो बताइए दोस्तों, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको अप्रोप्रिएट लग रहा है। आप देखिएगा, टीचर है क्लास में और डाइवर्सिटी हम सभी की क्लास में होती है। मैं भी एक टीचर हूं दोस्तों, तो आप भी अगर टीचर हैं तो आपको भी मालूम होगा, क्लास के अंदर बहुत सारे डाइवर्सिटी होती हैं, भिन्नताएं होती हैं। जो एक बच्चा है वो दूसरे बच्चों से अलग होता है। तो इस तरीके से अगर आपकी क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 के 30 डिफरेंसेस आपके पास हैं। और बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है डाइवर्सिटी को एड्रेस करना, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप प्रोवाइड करते हैं वो आप यूनिफॉर्मली दे सकें, जैसे भी आपका मेथड है उस तरीके से दे सकें। तो बताइए, एज ए टीचर वहां पर आप क्या करेंगे। ऑप्शन देख लेना। तो यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन मुझे लग रहा है, यहाँ पर सबसे पहले तो उसी ऑप्शन को हम यहाँ पर हटा देते हैं जो कि मुझे नहीं लग रहा है कि भाई ये ऑप्शन है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो डी ऑप्शन है दैट इज नॉट सुटेबल, यहाँ पर ये ऑप्शन के साथ नहीं जा रहा है। गिविंग स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस एंड सेटिंग यूनिफॉर्म, यहाँ पर जो ये वर्ड है यूनिफॉर्म, ये यहाँ पर दिक्कत क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम डिफरेंस को जो है वो एड्रेस करना चाहते हैं, डाइवर्सिटी को एड्रेस करना चाहते हैं इन ए क्लासरूम। बट वहाँ पे अगर हम यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस देंगे या फिर एक बेंच मार्क सेट कर देंगे बच्चों के लिए, तो दैट इज नॉट सुटेबल फॉर द चाइल्ड। ओके, तो गिविंग स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन की भाई स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन दे दिया है, अब अपने आप करो। सपोज करो यू हैव 30 स्टूडेंट इन द क्लास, तो वहां पर वो जो चीज है वो सही तरीके से जाएगी नहीं बच्चों के ऊपर। तो कोशिश ये करनी है कि इंस्ट्रक्शंस में भी कहीं ना कहीं आपके डिफरेंस जरूर आएगा बच्चों। अगर आप एक बच्चे के साथ डील कर रहे हो, आप 5 बच्चों के साथ डील कर रहे हो, आप 30 बच्चों के साथ डील कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है, एज ए टीचर आपकी इंस्ट्रक्शंस में भी डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो जो वीक स्टूडेंट है और जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो दोनों को आप सेम तरीके से इंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एज ए टीचर आपको मालूम होगा, क्योंकि एक चैलेंज होता है। जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो तो अच्छे से समझ जाता है, बट वीक बच्चा जो है उसके लेवल पे ही उसको जाके हमें समझाना होता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए बी सी, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके की पैडागोजी
एग्जाम के अंदर आती है, किस तरीके से आप उसको डील करते हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। ए टीचर आस्क हर क्लास टू कवर शार्प एजेस ऑफ फर्नीचर विथ कॉटन एंड यूज टच एंड फील। देखो टीचर जो है वो टच एंड फील करवा रहा है। टीचर क्या करा रहा है? टच एंड फील करा रहा है। तो यहां पर देखो, अब टच करके फील कराना, टच एंड फील नोटिस बोर्ड्स एंड बुक्स, द नीड्स ऑफ विच कैटेगरी ऑफ स्पेशल लर्नर। तो कौन से स्पेशल लर्नर के लिए ये जो मेथड है वो अप्रोप्रिएट रहेगा बाय द टीचर, ये आपको देखना है। तो वो कौन से स्पेशल लर्नर है? देखो साइकोलॉजी की भाषा में हम किसी भी स्टूडेंट को वीक स्टूडेंट नहीं कह सकते हैं। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने थोड़ा सा वीक स्टूडेंट बोल दिया था, बट हम नहीं कह सकते एज ए टीचर, हम नहीं कहते हैं। तो इनको हम स्पेशल लर्नर कहते हैं। स्पेशल लर्नर, गॉड गिफ्टेड हैं ये, स्पेशल लर्नर हैं। तो कौन से स्पेशल लर्नर को ये मेथड बहुत सुटेबल होता है टच एंड फील का? तो टच एंड फील मतलब विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर। मेरी बात पे गौर करिएगा, आई एम सेइंग विजुअली इम्पेयर्ड लर्नर। ये जो मेथड है, क्योंकि विजुअली देखना, जो देख नहीं सकते वो टच करके फील करेंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर डिफरेंट स्पेशल लर्नर हैं आपके पास ABCD ऑप्शन में, तो वहां पर बी ऑप्शन यहाँ पर अप्रोप्रिएट लगेगा। बहुत ही इजी आंसर था इसका। कमेंट करके बताइएगा कि आपने सही गैस किया था या नहीं किया था। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट, गिफ्टेड चिल्ड्रन आर बेस्ट कैटर्ड टू बाई एजुकेशनल प्रोग्राम्स दैट। जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं उनको अच्छे से कैटर्ड किया जाता है किस एजुकेशनल प्रोग्राम के थ्रू? कंट्रोल देयर एग्रेसिव बिहेवियर, मेक यूज ऑफ गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स टू मोटिवेट देम, emphasize mastery of knowledge by recall, stimulate their thinking and give them opportunities to engage in divergent thinking। तो भाई साहब, आप यू कैन टेक योर टाइम, आप अपना टाइम ले सकते हैं और बताइए कि जो गिफ्टेड चिल्ड्रन होते हैं, हाउ डू वी कैटर देम बाय एजुकेशनल प्रोग्राम। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ कि बाय गिविंग गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स। आपको ये नहीं करना है बच्चों, बाय गिविंग गिफ्ट एंड रिवॉर्ड। देखो गिफ्ट एंड रिवॉर्ड हम कभी कभी दे सकते हैं टू मोटिवेट द चाइल्ड, बट अगर आप उसको एज ए टीचर बार बार दे रहे हो स्कूल की तरफ से या फिर अपने पैसों से, तो ये एक आदत बन जाती है, जो कि जो हैबिट बनेगी, दैट इज नॉट गुड फॉर चाइल्ड, और उसके करियर के लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो क्योंकि एक लालच बच्चे के अंदर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो हमें गिफ्ट्स एंड रिवॉर्ड्स देने हैं, बट रेगुलर बेसिस पर नहीं देने हैं। ठीक है, तो उनको वो एक तरीके से एक ऐसे टूल्स हैं कि हम कभी कभी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो सी ऑप्शन है उसमें रिकॉल वर्ड यूज हो रहा है। रिकॉल वर्ड जो है, मतलब बार बार जो है इंफॉर्मेशन को या बार बार किसी फैक्ट को हम रिकॉल कराते हैं, दैट इज नॉट गुड फॉर चाइल्ड एज वेल। वो भी चाइल्ड के लिए अच्छा नहीं है बच्चों, बिकॉज जैसे हम कहते हैं रट्टेबाजी, तो बच्चा क्रैम करना स्टार्ट कर देता है उस चीज़ को, और जब बच्चा क्रैम करता है तो वो चीज़ें समझना बंद कर देता है, धीरे धीरे वो समझता नहीं है। तो कोई भी क्वेश्चन है, क्योंकि जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है वहाँ तो बच्चा चलो ठीक है रट्टा मार के आगे चला जाएगा, बट जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, चाहे मैथ हो गया या फिर आपका साइंस हो गया, वहाँ पे बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो रिकॉल वर्ड आपस में अपने आप ही एक नेगेटिव वर्ड है और चाइल्ड के लिए हम यूज नहीं कर सकते इसे। यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट ऑप्शन लग रहा है वो डी आंसर है, स्टिमुलेट देयर थिंकिंग। मतलब उनकी थिंकिंग को स्टिमुलेट करना, मतलब आप कह सकते हैं कि स्टार्ट करना, उनकी थिंकिंग को बनाना, इम्प्रूव करना, उनको सोचने पे मजबूर करना, एंड गिव देम अपॉर्चुनिटीज, और उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना टू एंगेज इन डाइवर्जेंट थिंकिंग। और डाइवर्जेंट थिंकिंग के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग आपकी जो डाइवर्ज, जो चारों तरफ जो स्प्रेड होती है, ऐसी थिंकिंग जो स्प्रेड हो। आप बच्चे को मजबूर नहीं कर सकते सिर्फ एक ही तरीके से सोचने के लिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट टास्क अप्लाई करनी पड़ती है। बच्चा सोचे डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी एक क्वेश्चन अगर आप उसे करा रहे हो तो उसी फॉर्मूले के ऊपर, उसी सेम फॉर्मूले के ऊपर
वो दूसरे पर्सपेक्टिव से भी सोचे, यू नो, दैट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। अगर आपने एक ही क्वेश्चन करा दिया एक ही फॉर्मूले पे और उसी के जैसा एक दूसरा क्वेश्चन करा दिया, तो बच्चे की जो थिंकिंग है यहाँ पर वो स्टिमुलेट नहीं हो पाएगी। वहां पर जो है वो बच्चा केवल उन्हीं दो क्वेश्चन को लेके ही देखेगा, और वैसा ही अगर कोई कोई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आएगा तो अटेम्प्ट करेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया तो शायद बच्चे को प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो आंसर आपको मिल ही गया है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टूडेंट फेलियर, यहां पर ये कंप्लीट नहीं आया बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टूडेंट्स फेलियर इन स्कूल्स आर करेक्ट। स्कूल में अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो इन चारों में से कौन सी ऑप्शन, कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है। स्टूडेंट बिलोंगिंग टू सर्टेन कास्ट, स्टूडेंट जो है वो एक सर्टेन कास्ट से बिलोंग कर रहा था, इस वजह से वो फेल हो गया। स्टूडेंट फेल इन स्कूल बिकॉज अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड आर नॉट गिवन, स्टूडेंट इस वजह से फेल हुआ कि उसको अप्रोप्रिएट अवार्ड नहीं दिया गया। स्टूडेंट फेल बिकॉज टीचर इज नॉट, मतलब टीचर ने सही तरीके से अपना वर्क नहीं किया, आप कह सकते हैं। स्टूडेंट फेल बिकॉज स्कूल सिस्टम डज नॉट टू इंडिविजुअल चाइल्ड्स नीड्स एंड इंटरेस्ट, स्कूल का सिस्टम फ्लॉप था, आप ये कह सकते हैं स्कूल का सिस्टम फ्लॉप था। तो एक बार देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टूडेंट फेलियर इन स्कूल्स आर करेक्ट। Students belong to certain caste and community fail since they do not have ability. Student fails in school because appropriate reward are not offered by their learning. Student fail because teaching is not done manner. Student fail because school system does not. यहाँ पर देखो, अगर मैं बात करूँ तो बच्चों ए ऑप्शन तो मुझे करेक्ट का पूछ रहा है ना ये, तो स्टूडेंट बिलोंग टू सर्टेन कास्ट ये ऑप्शन नहीं है बच्चों, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो सर्टेन कास्ट से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ तो कास्टिज्म हो जाएगा, और स्कूल कास्टिज्म करता नहीं है, स्कूल कास्टिज्म करता नहीं है। सारे स्कूल यूनिफॉर्म तरीके से सोचते हैं और वहाँ पर कास्टिज्म बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है, तो ए ऑप्शन तो वैसे ही नहीं होगा इसमें करेक्ट, ये तो मुझे इनकरेक्ट लग रहा है। स्टूडेंट्स फेल इन स्कूल्स बिकॉज अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड आर नॉट गिवन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं कि कोई बच्चा टॉप करता है तो उसको कोई अप्रोप्रिएट रिवॉर्ड दे, हम उसको शाबाशी भी दे सकते हैं या फिर कैसे किसी तरीके का उसको हम रिवॉर्ड दें, जरूरी नहीं कि वो पैसों से ही होना चाहिए। स्टूडेंट मोटिवेट नहीं होते इस वजह से फेल हो गए, तो मुझे नहीं लगता ए और बी यहाँ पर नहीं हो सकता बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो सी एंड डी है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, स्टूडेंट फेल बिकॉज टीचिंग, यस ऑफ कोर्स टीचिंग इज नॉट गुड, स्टूडेंट, अगर कोई स्टूडेंट फेल हो गया है तो टीचिंग इज नॉट गुड, वहां पर हो सकता है टीचर के मेथड में कोई कमी आ गई हो जिसकी वजह से बच्चा जो है फेल हो गया है, या स्टूडेंट फेल बिकॉज स्कूल का सिस्टम भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा। देखो, अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है टीचिंग के ऊपर बात आती है, टीचर का या फिर स्कूल का जो सिस्टम है वो यहाँ पर जो है उस बच्चे को सही तरीके से कैटर नहीं कर पाया, इसकी वजह से वो बच्चा जो है फेल हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन, राइट ऑप्शन जो है वो बी है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, पैडागोजी से था ये क्वेश्चन, और आपको इट डिपेंड्स अपॉन प्रैक्टिस बच्चों, प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन को आप टैकल कर पाओगे, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। Two students read the same passage yet entirely different interpretation of its meaning. Which of the following is true about them? Yeah, oh sorry for that students, साइड में मैंने उसको हटाया नहीं था, लेकिन अब ये पूरा आ रहा है। रीड करते हैं फिर से। Two students read the same passage yet construct entirely different interpretations of its meaning. Which of the following is true about them? भाई, दो स्टूडेंट है, वो एक सेम पैसेज को पढ़ रहे हैं लेकिन दोनों का जो इंटरप्रिटेशन है वो डिफरेंट है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो आपको ट्रू लग रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, एक पैसेज है, इंग्लिश का पैसेज है एक, सपोज करें, और दो स्टूडेंट उसको रीड कर रहे हैं, तो एक स्टूडेंट का इंटरप्रिटेशन अलग है और दूसरे का बिल्कुल अलग है,
तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन को रीड करना। इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज लर्निंग इज नॉट मीनिंग मेकिंग। लर्निंग इज नॉट मीनिंग मेकिंग। अच्छा, it's not possible and the student need to read the passage again. It's possible because the teacher has not explained the passage. It is possible because different factors affecting learning of individual in varied ways. तो बच्चों यहाँ तो देखो ऑप्शन बिल्कुल ही सामने आ चुका है। हम सभी जानते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर ही रहा था, हम सभी जानते हैं कि क्लासरूम है तो क्लासरूम के अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। सभी बच्चों की सोच अलग अलग होती है और जो हमारी लर्निंग होती है बच्चों, वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है। ये बात आप मान के चलें, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करेगी। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन आएगा। राइट आंसर इज द डी। ठीक है, तो कमेंट में अपना स्कोर बताइएगा। अभी तक हमने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं पैडागोजी के, और आपको आपका स्कोर कितना है। ठीक है, 5 में से फर्स्ट 5 क्वेश्चन में से आपने कितने सही आंसर दिए हैं। तो 5th क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था। नेक्स्ट चलते हैं 6th क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द नेशनल, बाय द वे 5th क्वेश्चन का मैं आंसर बता देता हूँ, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 लर्निंग इज, फिल इन द ब्लैंक आपको फिल करना है यहाँ पर, एंड इन इट्स कैरेक्टर। तो ऑप्शन बताना है कि 2 फिलअप्स हैं इसमें, तो पहले में क्या जाएगा और दूसरे में क्या जाएगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं कि फर्स्ट ऑप्शन में पहले में एक्टिव आ रहा है और बी में भी एक्टिव आ रहा है, और सी और डी ऑप्शन में फर्स्ट फिल में पहले में पैसिव आ रहा है, दूसरे में पैसिव आ रहा है। तो देखो, जो लर्निंग होती है बच्चों वो हमेशा आपको पॉजिटिव तरीके से सोचनी पड़ेगी। देखो पैसिव जो है वो अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है। पैसिव होके कभी लर्निंग नहीं आ सकती है, मैं आपको बता रहा हूँ। पैसिव मतलब टीचर आपको समझा रहा है और आप जो है आराम से बैठ के आप बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में और टीचर को सुन रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें लर्निंग हो जाएगी, बट अगर यू हैव टू थिंक एक्टिवली, आपको अपने दिमाग से थोड़ा सा विजुलाइज भी करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई साइंस का टीचर है और वो आपको कोई टॉपिक समझा रहा है। एज ए स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हैं और आप टीचर आपको एक टॉपिक समझा रहा है। टॉपिक भी बता देता हूँ मैं थोड़ा सा। इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में आपको बता रहा है, या फिर चलो सोलेनॉइड है एक टॉपिक आपका 10th की साइंस में, सोलेनॉइड के बारे में बता रहा है। तो अब सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पूरा 3D के अंदर आता है, 3D के अंदर। तो आपको विजुलाइज भी करना पड़ेगा कि एक्चुअली में वो 3D के अंदर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म होता है। लेकिन अगर आप थिंक नहीं कर पा रहे हो, एक्टिवली नहीं सोच पा रहे हो, तो दैट इज पैसिव। और पैसिव में कभी इतनी लर्निंग नहीं हो पाएगी जितना एक्टिवली बन के सोचोगे। इसी वजह से एक्टिविटी कराई जाती है क्लासरूम में, इसी वजह से डेमोन्स्ट्रेशंस दिए जाते हैं बाय द टीचर, इसी वजह से एक्सपेरिमेंट कराए जाते हैं लैब्स के अंदर। तो साइंस में तो बहुत सोचना पड़ता है। तो एक्टिवली होके अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे या कोई एक्टिविटी हो रही है उसमें आप पैसिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कुछ कर ही नहीं रहे हैं, कहने को आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं बट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वहां पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो फिर वहां पे लर्निंग जो आउटकम होगी उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की, यू विल नॉट गेट इट, आप ले ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, मान लो कोई डिबेट हो रही है, वहां पे आपने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है, आप खड़े होके बोले हैं इंग्लिश के अंदर, तो वहां पे आपकी लर्निंग सही मायनों में होगी। लेकिन ऐसे ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी मैंने देखे हैं स्टेज पर कि जो बैठे रहते हैं, अब कहने को तो वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एज ए पार्टिसिपेंट बन के स्टेज पे चले गए, बट ऑन द बेंच तो वो बैठे हुए हैं ना आराम से, वो उनको कोई आंसर नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो वो वहां पर पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं बट नॉट एक्टिवली, बल्कि पैसिवली। तो यहाँ पर देखो एक्टिव अपने आप में ही एक पॉजिटिव वर्ड हो जाएगा दोस्तों। और पहले में तो आपका क्लियर हो गया भाई एक्टिव आएगा। दूसरे में देख लेते हैं सोशल। देखो, तो राइट आंसर इसका आ जाएगा दोस्तों बी, कि फर्स्ट में एक्टिव होगा, दूसरे में सोशल होगा। देखो, लर्निंग एक सोशल प्रोसेस है, आप सभी को पता है, लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस। भाई टीचर आपको समझा रहा है, एज ए स्टूडेंट आप कुछ समझ रहे, तो
पेयर बन गया ना यहाँ पर, तो ऑब्वियस ही बात है सोशल तो पेयर का ही होता है, सिंगल का तो कभी सोशल नहीं हो सकता। तो राइट आंसर इज बी। दोस्तों चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। टू एनेबल स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली, टू एनेबल स्टूडेंट्स टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड बिकम इफेक्टिव लर्नर, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर टीचर्स टू। देखो एक स्टूडेंट है, उसको इंडिपेंडेंटली थिंक करवाना है और इफेक्टिव लर्नर बनाना है, तो टीचर के लिए क्या महत्वपूर्ण है उस बच्चे के पर्सपेक्टिव से? प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर टू मेक इट इजियर टू रिकॉल। देखो फिर से यहाँ पे रिकॉल वर्ड आ गया दोस्तों, तो हटा दो इस ऑप्शन को, बिकॉज नेगेटिव वर्ड है और यहाँ पे हम इस चीज़ को काउंट नहीं करने वाले। चलते हैं नेक्स्ट बी ऑप्शन की तरफ। ऑफर रिवॉर्ड्स फॉर ईच सक्सेस अचीव्ड बाय द स्टूडेंट। देखो यहाँ पे फिर से रिवॉर्ड आ गया, रिवॉर्ड एज ए नहीं देना है आपको। टीच स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग। देखो रिवॉर्ड वैसे तो ठीक है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये नेगेटिव जा रहा है, यू नो। टीच स्टूडेंट हाउ टू मॉनिटर देयर ऑन लर्निंग, स्टूडेंट को टीच करना है कि अपने लर्निंग को किस तरीके से मॉनिटर करें। गिव इंफॉर्मेशन इन स्मॉल यूनिट्स ऑफ चंक्स, मतलब छोटे छोटे इंफॉर्मेशंस आपको प्रोवाइड करानी है बच्चों को। तो पहले ऑप्शन में तो रिकॉल आ गया, हट गया। इसका जो राइट आंसर है बच्चों वो है, आपको मैं बता दूं विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट, सी। टीच स्टूडेंट्स हाउ टू मॉनिटर देयर ओन लर्निंग, मतलब एज ए टीचर आपको स्टूडेंट को सिखाना होगा कि अपनी लर्निंग को किस तरीके से मॉनिटर किया जाता है। मॉनिटर किया जाता है कि भाई आज मैं इतना सीखा हूँ। सपोज करो आप एज ए फिजिक्स टीचर हो और बच्चों को डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप सिखाते हो, टॉपिक्स टॉपिक्स कराते हो, तो बच्चों को आप सिखाएं कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बच्चे अपनी प्रोग्रेस को किस तरीके से मॉनिटर करें। जैसे बच्चे का टेस्ट लिया आपने, 10 में से 2 नंबर आया, आपने बच्चे की काउंसलिंग करी। फिर बच्चे का फिर से टेस्ट लिया, फिर उसको 3 नंबर लेकर आया, आपने थोड़ा सा और उसको शाबाशी दी, काउंसलिंग करी। फिर फिर नेक्स्ट टाइम फिर से टेस्ट लिया, बच्चे का 5 नंबर आया, 5 मार्क्स आया आउट ऑफ 10। ठीक है, तो अब देखो बच्चे की प्रोग्रेस हो रही है, तो इस प्रोग्रेस को मॉनिटर कैसे किया जाता है ये बच्चे को सिखा हुआ, यू नो बच्चे को बताओ कि आप अपने टेस्ट के मार्क्स को एनालाइज किया करो, नंबर कहाँ पर कटे हैं, जहाँ पर मिस्टेक्स हैं उसको आप जो है रिफाइन करो, अपने टीचर से डाउट पूछो कि ये क्वेश्चन कहाँ पर गलत है, आस्किंग। तो इस तरीके से वो अपनी सेल्फ लर्निंग को मोटिवेट कर पाएगा, नॉट सॉरी मोटिवेट बट मॉनिटर कर पाएगा। तो बाय द वे बहुत ही अच्छा मेथड है ये एज ए टीचर के लिए, काउंसलिंग करना और बच्चे को सेल्फ रिलायंट बनाना। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। If a teacher wants her student to acquire problem solving skills, the student should be engaged in activity that involve। अगर एक टीचर चाहता है कि उसका बच्चा जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करे, तो स्टूडेंट को किन एक्टिविटीज़ में इंगेज कराया जाना चाहिए बाय द टीचर? इंक्वायरिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, स्ट्रक्चर्ड वर्कशीट कंटेनिंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, रिकॉल, ड्रिल एंड प्रैक्टिस। इंक्वायरिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ए इज द राइट आंसर बच्चों। देखो इंक्वायरिंग, बच्चे को सिखाओ, ये तो वही मॉनिटर वाला सिस्टम आ गया, बच्चे को सिखाओ कि वो इंक्वायरिंग इन्वेस्टिगेट कैसे करे, इंक्वायरी कैसे करे। कहीं ना कहीं इंक्वायरी से क्यूरोसिटी बनती है बच्चे के अंदर, और बच्चे के अंदर जब क्यूरोसिटी बन गई तो इंटरेस्ट अपने आप ही डेवलप होगा। रीजनिंग, तर्क शक्ति, बच्चे को मोटिवेट करो रीजनिंग करने के लिए कि ये चीज़ अगर हुई है तो क्यों हुई है, क्या रीज़न है, अगर ऐसे होती तो फिर क्या इन्फ्लुएंस होता। इस तरीके से बच्चा को रीजनिंग करना आना चाहिए। डिसीजन मेकिंग, बच्चे को डिसीजन मेकिंग करना सिखाओ। तो इंक्वायरिंग, रीजनिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं बच्चों जिससे कि बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होगी, धीरे धीरे होनी स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम है, कितने डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, वो उस प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर वो चीज़ें आती हैं फॉर द टीचर कि स्टूडेंट के लिए वो इन मेथड्स को डेवलप करे अपने अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
knowing the naive conception that students bring to the classroom. नेव कंसेप्शन क्या होता है बच्चों? नेव कंसेप्शन, नोइंग द नेव कंसेप्शन। नेव मतलब नौसखिया। कोई बच्चा क्लासरूम में आ रहा है तो कितना सीख कर आ रहा है, क्लासरूम के अंदर। मान लो एक टीचर है, बच्चे 8th क्लास तक जूनियर विंग्स में पढ़ते हैं इंडियन स्कूल्स में, तो 8th क्लास तो उसने कर लिया है। अब 9th क्लास में आएगा वो, तो 9th क्लास में डिफरेंट टीचर्स मिलेंगे, वहाँ टीचर सीनियर हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि एज ए स्टूडेंट, मान लो कोई टीचर है, साइंस का टीचर है, और एक बच्चा आ रहा है, तो बच्चे का नाम है पीयूष। तो वो पीयूष के बारे में जानना चाहता है कि भाई राइट स्ट्रेटजी है टीचर की है। वो पीयूष के बारे में जानना चाहेगा कि एक्चुअली पीयूष को कितना आता है साइंस सब्जेक्ट में, क्या इसके कॉन्सेप्ट अच्छे से डेवलप कर दिए हैं टीचर ने। तो वो इन चीज़ों के बारे में इच्छुक होगा। तो एक्चुअली में वहाँ पर टीचर क्या कर रहा है, अगर वो इस कंसेप्शंस को जानने की कोशिश कर रहा है फॉर द चाइल्ड, तो व्हाई ही इज डूइंग, क्यों वो कर रहा है? बिकॉज इट हेल्प्स द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली। टीचर के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि अगर वो नेव कंसेप्शन को पहचाने कि बच्चा कितना सीख कर आ रहा है, टीचर के लिए अपने लेसन प्लान या फिर जो भी उसको स्ट्रेटजी बनानी होती है फॉर द स्टूडेंट्स, दैट वुड मेक इजी फॉर द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर नए कंसेप्शन जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये तो बहुत ही इफेक्टिव टूल है बच्चों। अगर आप कल को टीचर बनते हो और सपोज करो यू आर इंटरेक्टिंग इन फ्रंट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, एज ए टीचर, तो वहां पर आप दूसरे टीचर से पता करो जाके कि भाई इस क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट्स हैं और इनमें से कौन से अच्छे स्टूडेंट्स हैं। अगर आप पता नहीं करोगे, टाइम निकल जाएगा, 2 महीना 3 महीना, आपको जाके पता चलेगा कि ये स्टूडेंट्स अच्छे थे। बिकॉज इट टेक्स टाइम लगेगा, लेकिन आप 2 महीना वेस्ट कर चुके होंगे। अगर आप स्टार्टिंग में ही दूसरे टीचर्स के, जो पुराने टीचर्स हैं, उनके साथ इंटरेक्ट कर लें, जाके कम्युनिकेट कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ, ये बच्चा बहुत अच्छा है। तो आप अपने टीचिंग मेथड्स को, अपनी स्ट्रेटजीज को अच्छे से डेवलप कर पाओगे फॉर द क्लास। इट हेल्प्स द टीचर टू प्लान टीचिंग मोर मीनिंगफुली। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि क्लास जो है काफ़ी लेंथी हो गई है वीडियो, और मैं नहीं चाहता कि लेंथी वीडियो बने। मैं चाहता हूं कि वीडियो क्रिस्पी हो, शॉर्ट हो और मीनिंगफुल हो, ताकि आपके पास 10 के 10 जो क्वेश्चन आए आपके दिमाग में सेट हो जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग? इनमें से कौन से फैक्टर लर्निंग को अफेक्ट करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है चाइल्ड साइकोलॉजी का ये। मोटिवेशन ऑफ द लर्नर, मैच्योरेशन ऑफ द लर्नर, टीचिंग स्ट्रेटजी, फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर। तो कौन सा है जो चाइल्ड की लर्निंग को अफेक्ट करता है? मोटिवेशन ऑफ द लर्नर बिल्कुल करता है, मोटिवेट करोगे उसकी लर्निंग पे फर्क पड़ेगा। मैच्योरेशन ऑफ द लर्निंग बिल्कुल मैच्योरेशन पे डिपेंड करता है। टीचिंग स्ट्रेटजीज ऑब्वियस ही बात है टीचर पे डिपेंड करता है। फिजिकल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ द लर्नर ऑब्वियस ही बात है, फिर उसकी जो फिजिकल हेल्थ है या फिर इमोशनल हेल्थ है, दोनों पर डिपेंड करता है। बच्चा ज़्यादा इमोशनली भी नहीं होना चाहिए और फिजिकल वाइज तो वो अच्छा तंदुरुस्त होना चाहिए। अगर बच्चा बीमार हो जाएगा तो फिर बच्चा जो है उसकी लर्निंग इफेक्ट करेगी। ठीक है, तो इसमें जो सारे ही ऑप्शन करेक्ट लग रहे हैं बच्चों यहाँ पर, तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, ABCD। तो बताइएगा 10 क्वेश्चन में से कितने राइट आंसर्स आपने निकाले हैं। और इसी क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट मैं जल्दी से रिलीज़ करूँगा कल वीडियो बना के। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। और हाँ, प्लीज़ जिन बच्चों ने अभी तक टैट्स गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ये एक मात्र ऐसा चैनल है जो आपको राइट इन्फॉर्मेशन देता है दोस्तों। ठीक है, नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरे चैनल राइट इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, बट मैं कोशिश बहुत कर रहा हूँ, तो इस कोशिश को आप सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों इस वीडियो को सुनने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय।